स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में हमने कुछ फार्मूलेस पढ़ने हैं जिनके बेसिस पर बेसिकली न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में और डेरिवेशन भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इन पे ध्यान देना बेटा। और देखो, जैसे सबसे फर्स्ट आ गया, हमने पढ़ना है 0 और 1 दो ही हैं हमारे सिलेबस में, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये कंसिडर किया कि कंसिडर अ रिएक्शन आर चेंजेस टू पी। हमने एक नॉर्मल रिएक्शन मान लिया, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट। फिर इसकी द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी। अब द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सेम वही होती है जो रेट लॉ होती है, लेकिन जस्ट ये डी माइनस डी आर बाई डी टी वाली टर्म भी लगा दें तो वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाती है। ये पहले भी पढ़ा है हमने नोट्स में, ठीक है, पहले भी बताया था मैंने आपको। तो देखो वही लिख दी हमने, आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखते थे ना, उसको माइनस डी आर बाई डी टी लिख दो। और आगे रेट ला कैसे लिखते थे, के, और फिर रिएक्टेंट आर आ गया, फिर उसकी पावर में लिखते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर कितना है, जीरो, तो इसलिए मैंने जीरो लिख दिया। और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो 1 हो जाता है, तो इसीलिए ये तो 1 हो गया। तो फिर ये आर इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, के। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ गया आर इक्वल्स टू के, आर की पावर 0 इक्वल्स टू के। अब इसको वाई इक्वल्स टू एम एक्स की तरह देखते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है। तो यहाँ पे आर वाई एक्सिस पे कौन है, आर, ये वाई एक्सिस पे है ना, तो आर वाई एक्सिस पे लिख दिया। एक्स एक्सिस पे कौन है, आर नोट, तो आर यानी आर लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर जो ये इक्वल किसके आ रहा है, के आ रहा है। तो के मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू है। और ये हमने कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर, एक सेकंड बेटा, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ, किसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज भी करता हूँ, तब भी इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसको चेंज भी करता हूँ, क्यों, इसकी पावर तो 0 है, तो वो तो के ही रहेगी। तो कांस्टेंट है, मैंने मान लिया ये है वो कांस्टेंट वैल्यू। और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भले ही बढ़ाता जाऊँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट ही रहेगी के। तो ये आ गई, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसकी स्लोप हो गई के। ये एम की जो वैल्यू होती है वो स्लोप होती है, तो एम की जगह के है तो स्लोप आ गई के। अच्छा, आगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये थी ना इक्वेशन 1 हमारी, ये वाली, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के। तो इन दोनों टर्म्स को हमने ले लिया यहाँ से और वही लिखा है, ये देखो, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के। अब माइनस डी आर एक तरफ कर दिया और डी टी को इधर ले गया, तो ये बन गया माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी बन गया। फिर इंटीग्रेशन कर दी दोनों साइड्स पे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखो, इंटीग्रेशन करने से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, और के कांस्टेंट है, के बाहर आ गया, ये देखो, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, उल्टा होता है ना एक दूसरे से। तो ये बच गया माइनस आर इक्वल्स टू, के कांस्टेंट था, यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कट गए, तो के टी बच गया, तो के टी प्लस सी क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट बच जाता है जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया नंबर 2 कह दिया इस इक्वेशन को। मुझे इस सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए कंडीशंस पुट करते हैं। कंडीशंस कैसी, मतलब अलग अलग टाइम की कंडीशंस, ठीक है। मेन है टाइम 0 वाली, तो टाइम 0, अब टाइम 0 का मतलब क्या होता है वो सुनना ध्यान से। टाइम 0 का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी जस्ट अभी पूरे के पूरे रिएक्टेंट पड़े हुए हैं। पूरे के पूरे रिएक्टेंट मतलब शुरू में जितने रिएक्टेंट होते हैं वो सारे पड़े हुए हैं। तो यानी अगर टाइम 0 है तो रिएक्टेंट शुरू वाले होंगे। शुरू वाले मतलब आर नोट, ये याद करना है आपने। आर नोट किसका सिंबल है, शुरू वाले रिएक्टेंट्स का, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो सो यूजिंग इन इक्वेशन 2, यानी ये जो टी की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आर की जगह आर नोट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 में पुट करो तो सी इक्वल टू माइनस आर नोट आ जाएगा। ये हो गया ना, ये देखो लिखा भी है, आर बन गया आर नोट, और टी की जगह 0 तो के इंटू 0 0 हो गया, सी की वैल्यू हो गई माइनस आर नोट। अब ये जो सी की वैल्यू माइनस आर नोट है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ये बन जाएगी माइनस आर इक्वल्स टू के टी, सी की जगह आ गया माइनस आर नोट। फिर आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने,
ऐसे समझ सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये r बन गया, ये माइनस के टी बन गया, ये r नोट बन गया, ये आ गई इक्वेशन 3। अब इसके फिर स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ बनाएंगे। ये y मान लिया, m कौन आ गया k और माइनस के, और x एक्सिस पे टाइम ले लिया, c आ गया r नोट। c क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये देखो y एक्सिस पे कौन है? r, ये r ले लिया y एक्सिस पे, और इसी तरह से एक सेकेंड ये लो, और इसी तरह से ये, तो y एक्सिस पे कौन है? r, तो y एक्सिस पे ले लिया हमने, r ले लिया, और x एक्सिस पे टाइम है तो ये टाइम ले लिया, और स्लोप कैसी है? देखो स्लोप है माइनस के। माइनस का मतलब होता है कि कर्व जो है ना वो ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो कर्व ऐसे जाता है बेटा, नीचे से ऊपर को। और दूसरी बात, तो ये कर्व, लेकिन ये सी किसकी जगह है? आर नोट। आर नोट होती है मतलब इंटरसेप्ट, तो ये जो पॉइंट है, ये वाई एक्सिस का ये पॉइंट जहाँ ये लाइन काटेगी, ये आर नोट है। और क्योंकि स्लोप माइनस में है तो ये कर्व इस तरह से नीचे को जाएगा, ठीक है। कभी भी ये आगे भी याद रखना, अगर नेगेटिव हो तो नीचे को बनाते हैं ऐसे, और अगर पॉजिटिव हो तो ऐसे ऊपर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी बेटा। अच्छा, इसके बाद आ जाओ यूजिंग इक्वेशन 3 वी कैन आल्सो राइट। इक्वेशन 3 से हमने क्या करना है? के टी जो है ना इक्वेशन 3 में, ये जो के टी है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ऐसे करना है। तो के टी पॉजिटिव हो गया, और ऊपर देखो ये आर नोट था, आर इस तरफ आ जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आर इस तरफ चल जाएगा ना, माइनस आर हो जाएगा, और ये के टी प्लस का हो गया इस तरफ जाके, तो वही हुआ है के टी इक्वल्स टू आर नोट माइनस आर, ये बन गई, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बन गई। फिर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन एक टर्म आती है। अब ये हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या है? हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन होता है हमारे पास कि ये वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट जो हैं वो आधे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, या आधे बचे हैं, दोनों बातें बोल सकते हो। क्या कहना है? या तो ये कह दो कि ये वो टाइम है जब रिएक्टेंट आधे ख़त्म हो चुके हैं या आधे बचे हुए हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो ये है, देखो, इट इज़ द टाइम एट विच कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर लिखा हुआ था, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के को इस तरफ ले के 1/k आर नोट माइनस आर, और एट हाफ लाइफ यानी जब टाइम टी हाफ है या टी 0.5 भी बोल सकते हो, तो क्या कहा? रिएक्टेंट इनिशियल वैल्यू के आधे हो जाते हैं, तो यानी आर जो बचे हुए हैं, कितने बच गए? आर नोट बाय 2। आर नोट क्या है? शुरू वाली वैल्यू, मैंने पहले पीछे भी बताया, यानी इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टी हाफ होता है जब रिएक्टेंट जो हैं वो आधे ख़त्म हो गए या आधे बचे हुए हैं, तो ये आर होता है जो बचे हुए हैं, तो कितने बचे हैं? आर नोट बाय 2। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ये टी की जगह टी हाफ लिख देंगे और आर की जगह ये लिख देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो, टी हाफ इक्वल्स टू 1/k आर नोट माइनस आर नोट बाय 2। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू आर नोट बाई 2k, ये बन जाएगा बेटा। ये लिखा हुआ है अगले स्टेप में, टी हाफ इक्वल्स टू आर नोट बाई 2k। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। और इस तरह से अब नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या किया हमने? कंसीडर अ रिएक्शन, फिर से एक रिएक्शन मान ली, आर चेंजेस टू पी, फिर से द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विल भी करना है। तो आर इक्वल्स टू, जैसे आर है तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करते थे ना, माइनस डी आर बाई डी टी कर दिया, इक्वल्स टू के, रेट ला लिखनी है अब, तो के फिर क्या लिखते थे? रिएक्टेंट, और ऑर्डर में उसकी पावर में ऑर्डर लिख देते थे। अब ये हम पढ़ रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ये लिखा है ना ऊपर, ये हम पे ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर, तो पावर 1 कर दी, और मतलब के आर बन गया, ये इक्वेशन 1 कह दिया मैंने इसको। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव आर इक्वल्स टू के आर। अब यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एम एक्स वाला स्ट्रेट लाइन का कर्व लगा देंगे, इक्वेशन लगा देंगे। तो ये वो इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, जब सी होता है वो वाई इंटरसेप्ट वाली होती है। तो देखो, अब एम क्या है? के,
वाई एक्सिस पे आर ले लो, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ आर ले लो। तो ये वाई एक्सिस पे आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और स्लोप के है। और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, तो इसलिए ये बना दी वैसे ऐसे, और कोई खास बात नहीं है इसमें। अच्छा, आ गया जो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर। ये थी ना इक्वेशन 1, ये देखो, ये यहाँ से ये माइनस डी आर बाई डी टी और इधर से के आर, ये दोनों ले लिया आगे हमने टर्म्स, बाकी कुछ नहीं किया। तो अब क्या हो जाएगा आगे, ये देखिए माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर आ गया। फिर आगे आ गया माइनस डी आर बाई आर, आर को नीचे ले गया, डी टी को इधर ले गया, इक्वल्स टू के डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर से इंटीग्रेशन कर दी हमने। तो इंटीग्रेशन हमने कर दी है, तो उससे पहले इंटीग्रेशन से पहले ये फार्मूला जो इधर लिखा हुआ है साइड में, ये फार्मूला देखना है आपने, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, log x। तो यही फार्मूला जो है, एक सेकेंड, ये लो, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये जो फार्मूला है, एक सेकेंड को, ओहो, तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स log x वाला, इस पे, ये सॉरी इस पे नहीं, एक सेकेंड, ये फार्मूला लगाना है इस पे, ठीक है। ये जैसे 1 बाई एक्स है, ये है 1 बाई आर, और ये जैसे ये डी एक्स है, ये है डी आर। तो 1 बाई आर डी, जैसे 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बना, log x। तो उसी तरह से जैसे मैं फिर बोलता हूँ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या बना, log x, वैसे ही ये 1 बाई आर डी आर है, तो ये बनेगा log r, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, ये देखो, ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, log r बन गया। और आगे देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी था, के कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, यानी डी टी होगा टी, तो डी टी आ गया प्लस सी, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे जीरो ऑर्डर में भी बताया कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे भी वैल्यू पीछे निकाली थी हमने, सी की वैल्यू कैसे, टाइम जीरो पुट करके, और टाइम जीरो का मतलब होता है शुरू की वैल्यू। तो शुरू में रिएक्टेंट की कितनी कंसनट्रेशन थी, इनिशियल कंसनट्रेशन, यानी शुरू में जो होती है आर नोट। तो वही चीज़ यहाँ पुट करेंगे कि टाइम जीरो है, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, तो रिएक्टेंट कितने हैं, आर नोट, यानी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होंगे, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे, तो देखो टाइम तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आर की जगह आर नोट आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू बन जाएगी माइनस लॉग आर नोट। तो वही बन गई, ये देखो सी की वैल्यू माइनस लॉग आर नोट। और फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज माइनस लॉग आर, ये था ना, ये देखो, ये देखो, ये माइनस log r सेम आ गया, के टी सेम आ गया, और c की वैल्यू कितनी आई, माइनस log r नोट, वो पुट कर दी माइनस log r नोट। तो ये चीज़ है बेटा। और आगे देखो नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, log r हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस बन गया, प्लस log r नोट, और के टी माइनस में हो गया, माइनस के टी। अब इस पे, इसको मैंने फिर से ऐसे लिख दिया, log r इक्वल्स टू के टी को मैं इधर ले आया माइनस के टी, और इसको बाद में लिख दिया log n r नोट, और 3 इक्वेशन कह दिया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई एक्सिस पे log r आ गया, और x एक्सिस पे आ गया टाइम, और इंटरसेप्ट कौन है, log r नोट ये है। तो वही ये कर्व बनाया है, ये देखो। अब इस कर्व में हमारे पास y एक्सिस पे कौन आ गया, ये log r, यहाँ से देखो टाइम की जगह पे कौन है, x, तो x एक्सिस पे टाइम आ गया, और इंटरसेप्ट कौन है, log r नोट, y एक्सिस पे होता है, ये पहले भी बताया आपको। और स्लोप की वैल्यू माइनस में है, माइनस में है, तो ये भी मैंने पीछे भी सिखाया आपको, माइनस में है तो कर्व नीचे को आएगा, तो इस तरह से ये कर्व बन जाएगा। और इक्वेशन 3 कैन आल्सो बी रिटन एज, ये वाली इक्वेशन 3 ही कैसे लिख सकते हैं, फिर से देख लेते हैं। हाँ देखो, अब वही यहाँ पे वो चीज़ है बेटा कि जो नेचुरल log होता है उसको log टू द बेस 10 में बदल दिया। तो log टू द बेस 10 में बदलना हो तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये log r है ना, इसको ये 2.303 log r बन जाएगा, ठीक है। लो जी, नेचुरल होता है, ये वाला नेचुरल है ln,
तो LOG जो लिखते हैं ये बनाना हो इसको तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, पढ़ा होगा आपने पहले भी। और इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे भी 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दिया, तो जिससे यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे कट गया, के नीचे आ गया, तो इसलिए ये इक्वेशन बन गई log r इक्वल्स टू -k/2.303 t और log r0। मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ करोगे। होता क्या है, ये LOG में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इसमें तो कुछ नहीं होगा KT वाले में, पर फिर मैंने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया 2.303 से, तो यहाँ पे सिंपल LOG रह जाएगा क्योंकि कट जाएगा वो 2.303। यहाँ भी सिंपल LOG 2.303 कट गया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए इसके नीचे आ गया, तो वही चीज़ ये बन गई। और यहाँ पे फिर से इसके लिए y = mx + c लगा दी, y एक्सिस पे आ गया log r, ये आ गया log r। और अब m की वैल्यू क्या है, -k/2.303, ठीक है, दिखाई भी हुई है बेटा वैसे। और x एक्सिस पे आ गया टाइम और log r0 आ गया इंटरसेप्ट। तो ये कर्व बनाया हुआ है, ये देखो इसको ध्यान से, ये सेम वही कर्व है, log r0 y एक्सिस पे आ गया, एक सेकेंड, ये log r कहाँ पे आ गया, y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे टाइम आ गया, ये देखो, और log r0 आ गया इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, और स्लोप की वैल्यू ये आ गई -k/2.303, और फिर स्लोप में माइनस लगा है तो लाइन नीचे को ड्रा हुई है, ठीक है ना, ये है। अच्छा, फिर इक्वेशन 4 कैन आल्सो बी रिटन है। अब इक्वेशन 4 को दोबारा लिख रहा है तो सिंपल है, इसको इधर ले गया और log r को इधर ले गया, तो ये बन गया KT/2.303 log r0 - log r। अच्छा, फिर क्या किया इसने, फिर इसने KT/2.303, ये log m - log n का फॉर्मूला होता है log m/n, वो लगा दिया, तो ये बन गया log r0/r। और यहाँ पे फिर से इक्वेशन कर्व से बन जाएगी और कर्व बन जाएगा, ये हो गया y, इधर x पे हो गया टाइम और m पे हो गया k/2.303। पर ये y = mx पीछे भी बताया, ये तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन का कर्व होता है, तो बस ओरिजिन से करनी है लाइन पास। y एक्सिस पे कौन आ गया, log r0/r, x एक्सिस पे आ जाएगा बेटा t, ये t आ गया, और स्ट्रेट लाइन बना दो, स्लोप k/2.303, ये है। और अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, वो जो अबव इक्वेशन है ये वाली KT/2.303 वाली, इसमें कुछ नहीं किया, बस 2.303 है ना, ये इसको इधर कर दिया बस इसने, बाकी सेम लिख दी। तो क्या बन गया, KT = 2.303 log r0/r, ऐसे, तो ये चीज़ है। और फाइनली इसमें आ गया हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो फिर से वही है, हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में कि क्या होती है हाफ लाइफ होती है वो टाइम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो जितनी शुरू में ली थी उसकी आधी ख़त्म हो जाए या आधी बच जाए, दोनों बातें हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, ये KT = 2. log r0/r, यहाँ से शुरू करेंगे। और क्योंकि टाइम की बात हो रही है कि वो टाइम जब कंसंट्रेशन आधी बच जाएगी, तो इसलिए T को लिखा, K को मैं इधर ले गया, तो ये बन गया T = 2.303/k log r0/r, ये बन गई ना। फिर कंडीशन पुट कर दो, T = T½ तो जब T ½ होगा यानी हाफ लाइफ टाइम होगा, तो रिएक्टेंट कितने बचे होंगे, r0/2। r0 क्या होता है, शुरू में जो रिएक्टेंट की वैल्यू है, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, तो T की जगह T½ हो गया, ये सेम है 2.303/k log r0/r, r की वैल्यू r0/2 है, तो r0 नीचे 2 ऊपर चला गया, r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा T½ = 2.303/k log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये वैल्यू, एक तो यहाँ पे मैंने ये इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि ये भी यूज़ करनी है हमने न्यूमेरिकल्स में, और दूसरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आ जाएगा। तो ये बन गई फाइनल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T½ हाफ लाइफ पीरियड के लिए। और इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो यहाँ पे R0 प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि हैंस हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज़ R0। तो ये चीज़ है बेटा।
और ये क्वेश्चन सा बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं एक बार फिर बता दूं, ये सारी चीज़ें, ये जो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन के फॉर्मूले पढ़े ना, इनको बड़े अच्छे से तैयार करना। एक बार पहले पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, और फिर वीडियो को देख दूसरी बार वीडियो को देख कर खुद डेरिवेशन करने की, सॉल्व करना देख कर ही करना चाहिए। तीसरी बार खुद डेरिवेशन करो, और फाइनल चौथी बार एक बार खुद फिर से प्रैक्टिस करो। तो 4 बार इस वीडियो मतलब इस टॉपिक को करना। एक बार वीडियो सिर्फ सुनना, दूसरी बार वीडियो देखते हुए खुद भी सॉल्व करना, तीसरी बार एक बार बिना वीडियो देखे प्रैक्टिस करो, जहाँ गलती निकले वहाँ वीडियो की हेल्प से सॉल्व कर लो, या नोट्स तो हैं ही आपके पास, और चौथी बार एक बार फिर फाइनल तैयार करो। तो इस तरह से आपको ये डेरिवेशन भी याद हो जाएंगे और फॉर्मूले भी यूज़ करने हैं हमने ये इसमें न्यूमेरिकल्स में। ठीक है।